बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने अपनी सिलाई का काम कैसे स्टार्ट किया, होम बुटीक शुरू से करते हो या पहले हो रोड साइड बुटीक था, स्टार्ट कैसे किया, कस्टमर कैसे आने शुरू हुए, काम कैसे बढ़ा, किस तरह से आपने अपने काम की शुरुआत की, कितनी अर्निंग कर लेते हो, सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। सो गैस, पहले भी मैंने इस चीज़ पे अपनी जर्नी की वीडियो डाली हुई है, बट शायद आपने नहीं देखा होगा या फिर कुछ ऑडियंस नहीं जुड़ती है तो वो पुरानी वीडियो को शायद नहीं देखते हैं। बट मैंने हर चीज़ का ना प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कि आप जब भी चाहें हर चीज़ की वीडियो देख सकते हैं, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। अपनी चॉइस की प्लेलिस्ट पे जाएं। अगर आपको ब्लाउज़ की चाहिए या मेरी जर्नी की चाहिए या मेरी ब्लॉग की चाहिए तो सारी चीज़ों की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो बात करते हैं। 2010 में शादी हुई, फिर उसके बाद मैंने 2 साल तक कुछ भी नहीं किया, बिकॉज़ ससुराल में रहना पड़ा मुझे। मेरा ससुराल यूपी में, जैसे कि आपको सबको पता है। मेरे हस्बैंड जॉब तो करते थे दिल्ली में ही, बट मैं नहीं थी यहाँ पे। तो जब मैं दिल्ली में आई 2012 में, तब मैंने ना मैं बोर होती रहती थी। काम तो मुझे आता था बट मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरे पास ना मशीन थी यहाँ पे ना कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया ना, आसपास दो एक महीने में रही। फिर मैं वही है ना, काम करने वाला व्यक्ति खाली नहीं अच्छा लगता उसको। तो मैंने आसपास के टेलर से ना, एक दो टेलर से तुरपाई का काम मैंने बांध लिया कि मुझे ना तुरपाई का काम दे दो आप। फिर इसी तरह से ना मैंने 3 महीने तक कंटिन्यू तुरपाई का काम किया। फिर दिवाली के समय पे मेरे ससुर जी दिल्ली आने वाले थे किसी काम से, तो मैंने ना उनसे अपनी मशीन को मंगवा लिया था जो शादी में मिली थी, हाथ वाली मशीन। तो वो मैंने दिल्ली में मंगवाया उस मशीन को। वो जहाँ पे मैं तुरपाई करती थी ना, वहाँ पे उनके यहाँ पे ना एक सिलाई वाली भी थी, जो कि उन्होंने सलवार स्टिच करने के लिए रखी हुई थी। तो उसे कहीं जाना था या फिर वो मतलब टाइम के बाद आने वाली थी, काफ़ी टाइम के बाद। तो ये समझ लो कि उसका जाना मेरा आना, यहीं पे मेरी किस्मत का पहला स्टेप था जो कि शुरू होने वाला था। तो जो टेलर थी उन्होंने कहा कि कोई और होगा तो बताना, तू तो तुरपाई करती है, कोई और होगा सिलाई वाला तो बताना। तो मैंने, उन्हें नहीं पता कि मैंने अपना टाइम पास करने के लिए तुरपाई का काम शुरू किया है। उन्हें लगता था शायद ये तुरपाई ही करती है, बट नहीं, मैंने पहचान बढ़ाने के लिए और थोड़ा खाली टाइम को मतलब यूज़ करने के लिए किया था। फिर मैंने कहा मैं सिलती हूँ, मैं सारा काम आता है, मैंने ऐसा बोला। और मुझे आता ही था, पहले से ही आता था, ये तो बात सच है। फिर क्या करा, क्योंकि पहचान नहीं होती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा मैं सलवार स्टिच कर दूँगी, आप मुझे दे दो, एक ट्राई कर लो और देख लो। फिर मैं उनके लिए एक सलवार सिल के ले गई, क्योंकि मेरे पास मशीन तो आ ही चुकी थी गाँव से। तो मैंने हाथ की मशीन से सलवार ऐसी सिली कि वो पहचान ही नहीं पाई कि इसके पास पायदान नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं, मैं कंटिन्यू सलवार का काम करती रही, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो वो मुझे कितने रुपए देती थी, पहले 15 देती थी, बाद में किए थे उन्होंने 20, पहले 15 करना शुरू किया। फिर मैंने ना कंटिन्यू 1 साल हाथ की मशीन से इतनी स्पीड से और इतनी सफाई से उनकी सलवार स्टिच की करके दी। फिर उनके पास एक पायदान पड़ा था पुराना, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये पायदान बेचना चाहती हूँ, किसी को लेना होगा तो बताना। पता है मैंने उनको क्यों नहीं बताया कि मेरे पास पायदान नहीं है? बिकॉज़ मुझे लगा कि ये मुझे हाथ की मशीन के नाम पे सलवार स्टिच करने के लिए नहीं देंगी, मुझे ऐसा लगा, मेरे अपने माइंड को ऐसा लगा। आपको पता है मैं 1 साल तक सिलाई करती रही हाथ की मशीन से, मतलब हाथ की मशीन से ही मैंने सलवार की स्टिचिंग की है। दिन भर में मैं 6-7 सलवार आराम से, 8 तलवार भी आराम से बना देती थी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पुराना पायदान है, मुझे इसे हटाना है, क्योंकि मुझे सारी मोटर वाली मशीन रखनी है तो बड़े पायदान चाहिए होंगे, तो ये मुझे हटाना है। दीपा, अगर किसी को चाहिए होगा तो तू बताना। तो मैंने कहा मुझे दे दो ये, मेरे पास पायदान नहीं है। तब उन्हें डाउट हुआ कि अरे तेरे पास पायदान नहीं है, तूने तो कभी नहीं कहा कि पायदान नहीं है और इतने अच्छे काम करती है। और मुझे शक भी नहीं हुआ कि तेरे पास पायदान नहीं है। अगर तूने पहले बताया होता पायदान नहीं है तो शायद मैं काम नहीं देती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पायदान होगा तभी काम अच्छा होगा। तो उन्होंने फिर मुझे ऐसे कहा, फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे पायदान दे दो, क्योंकि मेरे तुरपाई और सलवार की स्टिचिंग के 1,000 रुपये बन रहे थे। और 1,000 से कम में लेती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पैसे वो काम आए इसलिए। तो मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप पायदान दे दो। तो आपको बताऊँ, ये जो मशीन है इसके नीचे जो पायदान दिख रहा है ना, वो वही पायदान है। इसलिए मैं कभी नहीं बेच रही हूँ उसे, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट इनकम थी, दिल्ली की शादी के बाद फर्स्ट इनकम थी, जिससे मैंने ये पायदान को ख़रीदा था। मात्र 1,000 रुपये में ख़रीदा था ये मैंने, 1000 ओनली। ठीक है, तो ये मैंने अपनी याददाश्त के लिए रखा हुआ है और शायद मैं इसे कभी भी सेल नहीं करूँगी। मशीन मेरी बड़ी है, लेकिन मैंने पायदान छोटे पे ही इसको एडजस्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि पायदान ले नहीं सकती, मैं ले सकती हूँ, बट मैं इसे नहीं हटाऊँगी कभी भी ये कारण है बाकी। तो आपको कभी दिखाऊँगी मैं। तो फिर यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है और भी ज़्यादा काम। अब पायदान मेरे पास आ गया था, अब मेरे स्पीड तो और बढ़ गई थी मुझे काम करने की। फिर मैंने क्या किया, एक टेलर से दूसरे टेलर का किया,
किया। अरे एक्चुअली मैं खुद नहीं गई, क्या हुआ कि जिन टेलर के पास मैं काम करती थी, लेडीज़ टेलर के पास, उसने और 2-4 आपस में सब टेलर जानते ही हैं ज़्यादातर, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कौन स्टिच करता है सलवार? तो उन्होंने बताया कि एक ऐसे है लड़की दीपा, वो करती है। तो फिर उन्होंने उनको बताया, फिर उन्होंने भी मुझे दिया काम। ऐसे ही करते-करते मैं आई थिंक 8 टेलर का काम करने लगी थी, लेडीज़ टेलर का। और ऐसा नहीं है कि मुझे सिलाई का काम पूरा आता नहीं है इसलिए मैं दूसरों का काम कर रही हूँ, नहीं। मुझे पहले पहचान बनानी थी, मुझे ये देखना था यहाँ का रेट क्या है लोगों के पास जा के। और मैं डायरेक्ट तो पूछने जा नहीं सकती, तो मैं डेली वहाँ पे काम कर रही हूँ। मतलब घर ला के करती थी, मैं कभी किसी की शॉप पे नहीं गई वहाँ पे करने। मैं खुद अपने घर ला के एकांत में, शुरू से मेरे को एकांत में काम करना अच्छा लगता है। घर लाके मैंने काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद सभी टेलरों का मेरे पास आई थिंक 8 टेलर का मैं काम कर चुकी थी, बहुत सारे टेलरों का, ठीक है। फिर ये कितना मैंने किया, मैंने मात्र 6 महीने, ये नहीं कि मैंने परमानेंट से करने का सोचा कि मैं खुद का कभी नहीं करूँगी। मात्र 6 महीने मैंने ये काम किया। 6 महीने काम करने के बाद फिर जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे क्या था ना, गैलरी थी बड़ी सी और रूम थे। तो मैंने क्या करा, अपनी मशीन रूम से गैलरी में ला के निकाल के रख ली, और रूम से बाहर निकाल के गैलरी में रख ली। मेन गेट को खोल के मैं सिलाई किया करती थी। और टाइमिंग में ज़्यादातर जो लोग दोपहर में लोग काम बंद करके सो जाते हैं ना, अपनी अपनी दुकान बढ़ा के, या फिर होम बुटीक है तो उस समय सोने का टाइम बना लेते हैं, खाने का टाइम बना लेते हैं। मैं उस टाइम पे जानबूझ के काम करती थी, क्योंकि 1 से लेके 3 बजे के बीच में शहर में क्या होता है ना, सब बच्चों को लेने मम्मियाँ जाती हैं स्कूल। और ज़्यादातर जिस गली में मैं रहती थी उस गली में आवागमन बहुत ज़्यादा था। तो मैं मेन गेट को खोल के उसी समय का फ़ायदा उठाती थी। और मैं जो बाहर का कटिंग का काम होता था ना, सलवार कटिंग स्टिचिंग का, वो मैं उस समय करती थी। लोगों को क्या पता चल रहा है कि भाई ये कटिंग का काम कर रही है या फिर कस्टमर का? लोगों को तो आते जाते यही पता चलता है ना कि भाई इतनी डेली सिलाई कर रही है, मतलब कस्टमर आते होंगे तभी ये डेली इतना सिलाई करती है। और वो पायदान वाली बिना मोटर की मशीन है, ठीक है। ये तो बाद में ली मैंने। इस तरीके से मैंने काम किया, फ़ायदा उठाया। जो भी आते जाते लोग देखते थे तो वो पूछते थे, 10-20 जा रहे हैं उसमें से 1 या 2 तो ज़रूर पूछेगा कि भाई आप क्या बाहर का काम करते हो? तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं, मैं कहती थी हाँ करती हूँ, मैं बाहर का हर तरह का काम करती हूँ, मैं सबको सिल लेती हूँ, मैं ऐसे बोलती थी। आदि से पहले हमारे घर में टेलर का ही काम होता था। बहुत सारे लोग सीखने भी आते थे और काम भी हमारे घर में होता था, तो मुझे ऑलरेडी आता था। बट मैंने पहचान बनाने के लिए तुरपाई, ये सलवार सिलना, इस तरह के काम किए। फिर उस समय पे थोड़ा-थोड़ा मेरे पास बाहर का काम आने लगा। फिर क्या हुआ कि जो जिनका मैं सलवार का काम लेती थी, उन्होंने मुझे सूट देना भी शुरू कर दिया, ब्लाउज़ भी देना शुरू किया। जैसे वो लोग उस समय पे लेते थे आई थिंक 150 रुपए ब्लाउज़ के, और मुझे देते थे 30 या 40 रुपए। मुझे पैसे से लालच ही नहीं था उस समय कि मुझे पैसे के लिए काम करना है। मेरे को तो ये था कि मैं दे दनादन काम करूँ, बहुत सारा पूरा दिन लगी रहूँ। तो मुझे 30 रुपए के हिसाब से सूट का काम दिया गया। और ब्लाउज़ का और सूट का दोनों का सेम रेट रखा था। उसमें क्या था कि वो कट करके देते थे और सारा मटेरियल उनका होता था। मैं सिर्फ़ स्टिचिंग का काम करती थी, और मुझे वो फिटिंग वगैरह का नाप दे देते थे। बस मैं कटिंग कटिंग कुछ नहीं, ओनली स्टिचिंग करती थी, सलवार का, ब्लाउज़ का, सूट का। यहाँ पे मेरे पास तीनों चीज़ें आने लगी। और मैं ये भी समझ चुकी थी कि दिल्ली में किस तरह का काम होता है, ठीक है? क्योंकि हर जगह का ना एक अलग वो होता है। तो मैं यहाँ पे भी, और 8 टेलर से काम करने का मतलब ये नहीं था कि इतना लोगों से पैसा कमाना, इतने लोगों को जानना था कि वो किस तरह से सब लोग अपने कस्टमर को डील करते हैं, कैसे क्या काम करते हैं। बिकॉज़ जब मैं जाती थी कपड़े देने सिले हुए, तो वहाँ पे कस्टमर भी आए होते थे, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि टेलर हैं तो उनके पास कस्टमर दिन भर आते हैं। तो वो कैसे डील कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं हर चीज़ को, वो देखना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो वहाँ से मैंने सभी टेलरों के कटिंग को समझा, ठीक है, कि क्या कुछ और चेंजेस, कुछ और नया कर सकती हूँ मैं। तो सबका जो है ना वो एक दिमाग में मैंने भर लिया उन सभी लोगों का, ठीक है। यहाँ पे आके मेरे पास काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब पहला कस्टमर कौन था, अभी कुछ दिन पहले भी आई थी वो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी जर्नी में आपका नाम ले चुकी हूँ कई बार, आपको आना पड़ेगा एक बार, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरी फ़र्स्ट कस्टमर थी। तो एक हैं, राजस्थान की हैं वो, दिल्ली में रहती। उन्होंने मेरे पास फ़र्स्ट ट्राई किया था। तो और उनका क्या था ना, उन जब वो फर्स्ट टाइम आई थी उन्होंने कहा कि मेरा ना पूरे यहाँ पे कॉलोनी में बड़े बड़े टेलर से लेके सबसे मेरा पंगा हो चुका है, कोई मेरा अच्छा नहीं बनाता है। बिकॉज़ उनका जो शेप है ना वो इस तरह का है, चेस्ट ज़्यादा, कमर कम, हिप ज़्यादा, आर शेप में है बॉडी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम पे ट्राई कर रही हूँ, वैसे कोई तो मेरा बना नहीं पाया, यहाँ से लेके वहाँ तक मैं राजस्थान में सिलाती हूँ जाके मायके में। पर मैं देखती हूँ एक येलो कलर का कुर्ता है, याद है मुझे आज भी, एक कुर्ता उन्होंने दिया था मुझे स्टिच करने, पीछे स्क्वायर नेक था, फ्रंट में राउंड नेक था, और प्लेट वाला कुर्ता बनाना था।
तो भाई फर्स्ट ट्राई था, तो मैंने कहा इतना तो डरा दिया है मुझे कि यहाँ पे कोई नहीं बना पाता, मेरा सबसे पंगा हो गया। पर पता नहीं मेरा कैसा बनेगा। मैंने भी ये सोच के डर मतलब उतनी भी नहीं डरी मैं कि मैं कटिंग ही ना करूँ। फिर कटिंग किया, स्टिच किया, फिर मैंने उन्हें दिया। भाई वो इतनी खुश हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि फिर उन्होंने मेरे पास, आज तक वो परमानेंट कस्टमर है, वो कहीं और जा ही नहीं सकती। अगर मैं साल भर काम नहीं करूँ ना, तो वो साल भर मेरे मतलब कहीं नहीं सिलाने वाली है, वो कपड़े ही नहीं बनवाएंगी, पुरानी पहनती रहेंगी। इतना ज़्यादा उनको मैं पसंद आ गई हूँ। ठीक है, वो मेरी बहुत ही अच्छी लकी कस्टमर भी साबित हुई। फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती थी ना जिस स्कूल में, तो वहाँ उनसे सब पूछते थे आप कपड़े कहाँ स्टिच कराते हो। तो जो उनके बच्चों के दोस्त की मम्मियाँ थी वो सारी मेरे पास आने लगी, तो बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। फिर क्या एक चेन बनती चली गई, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। एक चीज़ आज भी है मेरे अंदर, पहले भी थी, कि अगर 10 लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कोई टेलर है तो बताना, तो मैं कभी भी अपना नाम मतलब मैं बोलती ही नहीं हूँ, मैं चुप रहती हूँ कि नहीं मैं हूँ टेलर, मुझसे सिलवाओ। मैं कभी नहीं कहती। अगर वो खुद ही आपस में लोग कह दें कि ये दीपा टेलर है तो वो आते हैं। बट मैं कभी भी खुद से अपने बारे में नहीं बोलती हूँ जाके कि मैं टेलर हूँ, मैं टेलर हूँ। आज भी मेरा कोई बोर्ड नहीं है, मैं बंद कमरे में आज भी काम करती हूँ। मेरा होम बुटीक इतना अच्छा चलता है कि मैं यूट्यूब पे तो अब आई हूँ, पर मेरे पास काम ना परमानेंट है, हमेशा ढेर लगा रहता है काम का। हमेशा काम का ढेर लगा रहता है हमेशा। तो मैं बहुत खुश हूँ, लक्की भी हूँ। और मेरी वो कस्टमर का भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं तो खैर सबका ही करती हूँ। तो सबको शुक्रिया कहती हूँ कि आपकी वजह से मेरे ढेर सारे कस्टमर इतने सारे बनते चले गए, और अब तो वही वही परमानेंट हो गए हैं, तो इतना काम उन्हीं का बना रहता है मेरे पास। तो ये थी मेरी जर्नी, ऐसे मेरी काम की शुरुआत हुई। काम हम मैं टेलर ऑलरेडी थी, पर मुझे बोलना नहीं आता था, तो मैंने तुरपाई से शुरुआत की, फिर सलवार से शुरुआत की, फिर मैंने पायदान लिया। फिर उसके बाद मेरी आगे की जर्नी मैंने आपको बताई दी। फिर बात है 2014 की। यहाँ ये जो मशीन दिख रही है आपको, ये 2014 या हाँ 14 में ली थी मैंने आई थिंक। मैं ज़्यादा चीज़ों को ना लंबा नहीं खींचा कि अब मैं एक ही चीज़ पर टिकी रहूँ, तुरपाई पे या फिर सलवारों पे या फिर दूसरों के कपड़ों पे या फिर नॉर्मल छोटी मशीन पे। मैं चीज़ों को मतलब स्विच करती गई। अब जैसे मैंने बड़ी मशीन ली 2014 में, मेरे पास ये बस बड़ी मशीन आ गई थी। आप लोग पूछते हो मेरी ये मशीन कहाँ से ली और कितने की ली, तो देखिए ये पूरी मशीन आपको मिल जाएगी 8,500 या 9,000 तक। उस समय पे तो ऐसा ही था रेट, 8,500 या 9,000 तक का। अभी भी इतना ही है क्योंकि मैंने पता किया था, आप लोगों ने कमेंट किया था तो। और फिर ये मैंने दिल्ली में नवादा से ली थी, द्वारका साइड पे नवादा है, वहाँ पे आप सर्च कर लेना, गूगल कर लेना। संतोषी माता मंदिर है उस गली में, और वो ना मशीनों का ही जगह है एक्चुअली। तो वहाँ से आप मशीन परचेज़ कर सकते हैं। नॉर्मल मेरी एटलस की मशीन है। फिर उसके बाद मैंने 3-4 साल बाद ये वाली मशीन ली ओवरलॉक की, जिसमें ओवरलॉक का काम होता है क्योंकि काम का अब ढेर लगा रहता है, तो हम बाहर कितना कराएंगे। और वैसे मैं बाहर कराती थी, तो मुझे बाहर पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर क्या करा उसने, जिससे मैं करवाती थी उसने ना एक पैंट में कट लगा दिया, तो वो दिक्कत हो गई मेरे को। फिर मैंने कहा ये तो लापरवाही से कर रही है कपड़े। तो फिर मैंने कहा आज अभी इसी वक्त आएगी मेरी मशीन मैं अपनी जिद्द ठान लेती हूँ कई चीज़ों की। फिर मेरी मशीन उसी दिन मैं लेकर आई, हस्बैंड की छुट्टी कराई मैंने और मशीन लेकर आके। और फिर मैंने कपड़े बाहर कभी नहीं कराए क्योंकि फिर मैंने खुद ही मशीन ले ली। तो कारण यही था। फिर जो पैंट कट गया था उसको मैंने डिज़ाइन डाल के सही किया। मैंने ये नहीं कहा किसी से कि भाई ख़राब हो गया ये हो गया, मैंने खुद से उसमें डिज़ाइन डाल दिया, तो कस्टमर भी हैप्पी हो गया, गलती भी छिप गई। तो कुछ चीज़ें ऐसे करनी होती हैं। जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, कस्टमर को डील करना आना चाहिए, प्यार से बोलो। कभी अगर लूज़ टाइट हो रहा है, ये नॉर्मल सी बात है, आज भी हमसे होता है, लोगों से भी होता है, बस ना बताएं कोई तो वो अलग बात है। बट लूज़ टाइट होना विच इज़ नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है कि ख़राब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बट कि आपने किसी से रूड बात नहीं करनी है। दूसरा ये कि अरे हम नहीं करेंगे, क्योंकि गलती आपकी, अगर आपने ठीक से नहीं किया तो वो गलती आपकी है। आपको एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार उसको सुधारना पड़ेगा, काम करके परफेक्ट देना पड़ेगा। दूसरा लगे रहिए, मस्त रहिए, जर्नी अपने आप शुरू हो जाती है। ठीक है, मैंने कहा ना कि वो लड़की का जाना और मेरा स्टार्ट होना, मेरी किस्मत का स्टार्ट होना वहीं से तय था। वो लड़की गई थोड़े दिन के लिए, सलवार वाली जो भी था स्टिच करने वाली, और मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। तो वो एक बहाना होता है, किसी की किस्मत किसी के थ्रू पलटती है, तो ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, मेरे बाद औरों ने भी किया होगा, है ना, तो ऐसा होता है। पर मैं ये कहना चाहूँगी एक ही चीज़ पर मत टिके रहो कि अरे 30-40 रुपए से काम चल रहा है तो उसी में टिके रहना ही, हमें और भी आगे बढ़ते जाना है, स्विच करते जाना है। वो तो मेरा एक बहाना था क्योंकि मैं शोर मचा के नहीं बोल सकती थी कि मैं टेलर हूँ, मेरे पास काम देने आओ ये वो। तो मैंने ऐसे अपनी जर्नी की स्टार्ट किया, ऐसे शुरू किया। और बोर्ड की नीड मुझे आज भी नहीं है, बिकॉज मेरे पास काम का ऑलरेडी ढेर लगा रहता है। तो आप चाहें तो बोर्ड वगैरह भी लगवा सकते हैं। बोर्ड में क्या क्या होना चाहिए अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो ये थी मेरी ज़ीरो से लेके ढेर सारे कमाने तक की जर्नी।
तो नहीं कमाने की बात, तो आप दिन में कितने कपड़े स्टिच कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। 2-3 सिल रहे हो तो अच्छा अर्निंग हो जाएगा, 4-5 सिल रहे हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 10 सिल रहे हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट मैं 10 नहीं सिलती हूँ, मैं काम को क्वालिटी पे करती हूँ, क्वांटिटी पे नहीं, बिकॉज़ मुझे कोई ज़्यादा लालच नहीं है। मेरे को है कि मेरा कपड़ा अच्छा बने, बिकॉज़ आज तक का रिकॉर्ड है टाइम पे कपड़े देना और अच्छे से कंप्लीट करके देना। किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि आपने ख़राब कर दिया या फिर आपने समय पे नहीं दिया। नहीं, ज़ुबान की बहुत पक्की हूँ मैं, और जो कह दिया सो कह दिया, फिर पत्थर की लकीर हो जाती है मेरी बात है। सो गाइस, मेरी बकवास बहुत हो गई। तो मैंने आपको एक इसमें मेन पॉइंट ये बताया है कि आपने, अगर आपको लग रहा है काम नहीं आ रहा, तो आप मेन गेट के पास मशीन को रखो, वहाँ पे सिलाई करो। जिस समय पे लोगों का आवागमन ज़्यादा है तो उस समय का यूटिलाइजेशन करो। लोग जिस समय सो रहे होते थे, मैं उस समय दरवाज़ा खोल के सिलाई कर रही होती थी। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। सो गाइस, ये थी मेरी जर्नी। पहले भी वीडियो शेयर किया है, बट आपको मेरी जर्नी से थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो वो आप उठा के अपने ऊपर अप्लाई कर लेना। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।